My screen is clear? Yes, ma'am. Sure. Okay, can we start? Yes, ma'am. नमस्कार, मैं डॉक्टर जैस्मिन कौर सैनी, आयुर्वेदाचार्य एंड फंक्शनल मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। आशा है कि आप सब सेफ हैं, स्वस्थ हैं, एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की जो एक डिजीज बनकर एपिडेमिक की तरह पूरे भारत में फैल रहा है। हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस की, जिसे हम कॉमनली शुगर या आयुर्वेद में हम मधुमेह कहते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे एक अल्टीमेट डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान की, जिसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं जो आप अपने साथ सेशन से लेके जा सकते हैं। सबसे पहला, नॉलेज ऑफ रूट कॉज ऑफ डायबिटीज यानी शुगर के कारणों का ज्ञान। दूसरा, डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके साथ साथ उसकी मैनेजमेंट। और तीसरा, नेचुरल डायबिटीज प्रोग्राम की विस्तार से जानकारी। अब ये देखा गया कि डायबिटीज एक्सप्लोजन इन इंडिया, मतलब मोर देन 70 मिलियन पीपल इन इंडिया हैव डायबिटीज। हमारे जो पूरे भारत की 2020 की 1.38 बिलियन लोगों की जनसंख्या है, और अब इस जनसंख्या की 70 मिलियन जनसंख्या मधुमेह जैसी बीमारी से ग्रसित है। यहाँ हम डायबिटीज डाटा ऑफ इंडिया का एक ग्राफ दिखा रहे हैं जो शो करता है कि 2012 में 62.4 मिलियन लोगों को डायबिटीज थी, और जो 2015 में मतलब सिर्फ 3 सालों में बढ़कर 69.2 मिलियन हो गई है। और ये एज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले 2035 तक ये जो ग्राफ है 109 मिलियन तक पहुंच जाएगा, एंड इट्स क्वाइट अलार्मिंग नंबर। इसी के साथ बात करेंगे हम डायबिटीज के कुछ कारणों की, जिसमें सबसे पहला कारण है जो डायबिटीज को आमंत्रण दे सकता है, वो है ओवरवेट या ओबेसिटी, या नॉर्मली हम उसको हिंदी में मोटापा होना बोलते हैं। दूसरा कारण है स्ट्रेस। तीसरा कारण जो आई थिंक हम सबको पता है वो है हमारे लाइफस्टाइल में ये जो जंक फूड है। इसको हम जानते हैं कि अच्छा नहीं है, बट इसको हम अपने लाइफस्टाइल से निकाल नहीं सकते, बिकॉज आई थिंक वी हैव बिकम स्लेव्स टू दिस जंक फूड ट्रेंड। चौथा कारण जो डायबिटीज में एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, वो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब एक ऐसा लाइफस्टाइल रूटीन जिसमें सैर या कसरत नहीं की जाती है। ना यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स शो हो रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, चौंका देने वाले हैं, कि आवर नेशन इंडिया हैज द मोस्ट केसेस ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के केसेस हैं, जैसे हमने पहले बात करी थी, विच इज ऑलमोस्ट 70 मिलियन। दूसरी जो एक गंभीर और चिंता वाली बात है वो ये है कि भारतीय लोगों में 20 से 30 उम्र की आयु वालों में ये जो शुगर का प्रॉब्लम है ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी दुनिया के अगर देशों की बात करें तो 40 से 60 वर्ष की आयु वाले लोगों में ये जो शुगर का प्रॉब्लम है वो पाया जाता है। So with these trends really show that India is emerging as the diabetic capital in the whole of world, and I think it's a big concern. अब बात करते हैं कुछ डायबिटीज के सिम्टम्स की, मतलब डायबिटीज के कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहला, ज्यादा प्यास लगना, मतलब हर 15 मिनट में मुंह सूखना और पानी पीने का मन करना। दूसरा, फीलिंग हंग्री ऑफन, बार बार भूख लगना। तीसरा है वेट लॉस फॉर नो रीजन, मतलब बिना कारण वजन का कम होना। बेसिकली यहाँ पे फैट लॉस से ज्यादा मसल लॉस होता है, मतलब यदि आपके शरीर में या शरीर के किसी हिस्से में मसल लॉस लगे या उस हिस्से का पतला होना नजर आए तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज या आपकी कोई प्री डायबिटीज की स्टेज हो। मैं इस कारण को थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगी कि यदि कोई व्यक्ति वेट लॉस या वजन को घटाने के लिए कोई एक्सरसाइज या कोई जिमिंग या कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी उनका वजन कम हो रहा है, तो उनको जरूर एक बार अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवाना चाहिए। और इस फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में हम आने वाले आगे सेशन में बात करेंगे। अगला लक्षण जो डायबिटीज में हो सकता है वो है धुंधला नजर आना, ब्लरी विजन। और उससे अगला कारण है सोर्स एंड वुंड दैट डोंट हील,
कई बार हमने देखा है कि कई बार एक छोटा सा जख्म हो जाता है और उसको हील होने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार महीनों लग जाते हैं। तो आपके साथ भी कभी अगर ऐसा किसी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि आपको आपका जो शुगर लेवल है वो अनकंट्रोल्ड है। इसी के साथ साथ है एक्सेसिव फटीग, मतलब बिना कारण बहुत ज्यादा थकावट रहना, और एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज्यादा मतलब बार बार यूरिनेशन या मिक्चुरेशन आना, कि ये इसका एक लक्षण हो सकता है। मतलब यदि किसी की यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि आपको रात को भी 3 से 4 बार उठना पड़े, तो वो एक डायबिटीज का सिम्टम हो सकता है। Now coming to diabetes and its types. Diabetes क्या है? Diabetes is a disease that occurs when your blood glucose, also called your blood sugar, is too high in your blood. मतलब हमारी बॉडी में जो शुगर है उसकी मात्रा अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उसको शुगर कहते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी में आता कैसे है? अब ये जो ग्लूकोज है, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हम कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं उसमें जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू, हमारी डाइट के थ्रू एंटर करता है। और यहाँ पे हम हमारे शरीर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन की बात, जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना और पढ़ा होगा, और उसकी वर्किंग के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार ये जो शुगर का, डायबिटीज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आई थिंक आफ्टर दिस सेशन इसको थोड़ा सा समझने में आपको आसान रहेगा। Now coming to the role of insulin through pancreas. अब ये जो हमारा इंटरनल ऑर्गन पैनक्रियाज है, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, पहला है अल्फा सेल्स और दूसरा है बीटा सेल्स। अब जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन नाम के हार्मोन को बनाते हैं, और ये जो इंसुलिन है ये हमारे खाने में, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज को हमारी ब्लड सेल्स में ले जाके और फिर हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। अब ये जो बीटा सेल्स है ना, ये दीज आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट सेल्स। जैसे जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा या कम होती है, उसी तरह से बीटा सेल्स ऑटोमेटिकली इंसुलिन को ज्यादा या कम रिलीज या सिक्रीट करते हैं। एंड नाउ दिस इज द वे वेयर इन विच होल मैकेनिज्म वर्क्स इनसाइड द नॉर्मल बॉडी। अब नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ डायबिटीज। मेजरली जो डायबिटीज है वो 3 प्रकार की होती है। पहला टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज एंड तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटीज। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज की। ये टाइप 1 डायबिटीज को हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और इस तरह की जो डायबिटीज है ये तब होती है जब हमारे जो पैनक्रियाज है उसके जो बीटा सेल्स हैं उसमें इंसुलिन नहीं बन पाता, यानी हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो नहीं बन पाता। And now people with this type of type 1 are insulin dependent, which means कि they must take artificial insulin daily to manage their glucose. क्योंकि जब बॉडी में इंसुलिन होगा नहीं तो वो इंसुलिन बॉडी में नहीं बन सकता। तो ऐसे केसेस में ऐसे लोगों को बाहर से ही आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या है? टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन शरीर में बनता तो है, मतलब शरीर के अंदर इंसुलिन अवेलेबल तो होता है, लेकिन इफेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता। एंड दिस टाइप 2 डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज। और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो पर्टिकुलर टाइप है, टाइप 2, इसका सीधा जो संबंध देखा गया है वो मोटापे से या सेडेंटरी लाइफस्टाइल से देखा गया है। और in this way we can really say that this is a lifestyle disorder. Now coming to the third type of diabetes, which is called gestational diabetes. जो इस तरह की डायबिटीज होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन में देखी जाती है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, जब बॉडी की सेंसिटिविटी इंसुलिन के प्रति बहुत कम हो जाती है। एक महिला की जब गर्भावस्था होती है तो उसके 9 महीने में बहुत सारे इंटरनल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसमें कई बार शरीर इंसुलिन को सेंस नहीं कर पाता
और जिसके कारण ग्लूकोज जो लेवल्स हैं उसका इम्बैलेंस हो जाता है। और इसी तरह के केसेस में गर्भावस्था के अंत तक ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो ठीक भी हो जाती है। बट यस, इस तरह के इम्बैलेंस्ड ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज करना उस टाइम पीरियड में, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है। So it means that monitoring of glucose is must during this pregnancy period. और अगर आपको लगता है कि आपके शुगर लेवल्स हाई जा रहे हैं, then you really need to consult your gynecologist और consultant for the same. और यहाँ पे एक बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी कि ये जो ब्लड शुगर, ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो हर प्रेगनेंसी में नहीं होती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को उस घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस, आपको अपने प्रेगनेंसी पीरियड में जरूरत है तो शुगर को मॉनिटर करने की। तो आपको अपना शुगर जरूर मॉनिटर करना है ड्यूरिंग योर ऑल ट्राइमेस्टर्स। आपको 9 महीने की गर्भावस्था में आपको शुगर को मॉनिटर करते रहना है। अब हमने बात करी कि जो डायबिटीज है वो 2 तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज जिसमें बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं बन पाता है, और दूसरा जिसमें बॉडी इंसुलिन बनाती तो है लेकिन अच्छे से उसको यूज या यूटिलाइज नहीं कर पाती है। अब अपनी इस स्लाइड में हम एक टेबल डिस्कशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। अब ये जो प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट है इसमें शुगर लेवल्स को 3 मार्कर्स से देखा जाता है। पहला है रैंडम शुगर, यानी ऐसी शुगर जो रैंडमली कभी भी चेक कर सकते हैं। फास्टिंग शुगर, खाना खाने के 10 से 12 घंटे में इस शुगर को टेस्ट किया जाता है, और स्पेसिफिकली हम डिनर करने के 10 से 12 घंटे के बाद ही इस शुगर को टेस्ट करते हैं। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, या खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर। तो आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बताना चाहूंगी कि नॉर्मल पर्संस में, प्री डायबिटीज में और डायबिटिक लोगों में इनका जो लेवल है वो क्या रहना चाहिए। नॉर्मल पर्संस में ये जो रैंडम ब्लड शुगर है उसका लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका यूनिट है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहता है। जब ये प्री डायबिटीज की स्टेज आती है तब ये जो रैंडम ब्लड लेवल्स हैं ये थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम ये जो आरबीएस लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स हैं, इसको हम प्री डायबिटिक लोगों में आधार नहीं मानते हैं, इसको बेसिस नहीं लिया जाता। तो उसमें बेसिस लिया जाता है या पोस्ट प्रेंडियल शुगर को या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को। तो यहीं पे नॉर्मल पर्सन में रैंडम ब्लड शुगर जो होती है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होती है। यहाँ पे हमने एक टर्म यूज करी, प्री डायबिटीज। अब ये प्री डायबिटीज क्या है? ये प्री डायबिटीज नॉर्मल और डायबिटीज के बीच की स्टेज है, जिसे हम कई बार इम्पेयर्ड डायबिटीज भी बोलते हैं। एंड दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेज बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ डायबिटिक पर्सन। मतलब अगर किसी को प्री डायबिटीज की स्टेज है तो वो एक बेस्ट स्टेज है जब वो अपनी डायबिटीज को रिवर्ट कर सकते हैं, वापस लेके जा सकते हैं। यानी इस स्टेज में हम ये जो डायबिटीज है इसमें कुछ ना कुछ डायबिटीज, इस प्री डायबिटीज के स्टेज में डायबिटीज के कुछ साइन और सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ शुगर लेवल्स, स्पेसिफिकली फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल जो शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल लेवल से एलिवेटेड रहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो नॉर्मली फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 70 से 100 मिलीग्राम या मैक्सिमम 108 मिलीग्राम तक रहता है, और प्री डायबिटीज में यही जो एफबीएस लेवल्स हैं ये 108 से 125 तक रहते हैं। और अगर डायबिटिक्स की बात करें तो उसमें यही जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चले जाते हैं। नाउ दिस पोस्ट प्रेंडियल शुगर, नॉर्मली इसे पीपीबीएस कहा जाता है। नॉर्मली ये जो पीपीबीएस का लेवल है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है, और प्री डायबिटीज में ये जो लेवल है वो 140 से 199 तक चला जाता है, और डायबिटिक लोगों में ये जो लेवल है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर का ये 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 की। इस डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 के बारे में हमने अपनी पिछली स्लाइड्स में भी बात करा विस्तार से थोड़ा सा। लेकिन ये जो डायबिटीज है ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म है डायबिटीज की, जिसमें बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाती, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई चले जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंसुलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि ये सिर्फ ना बढ़ी हुई ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, लेकिन
जो लो ग्लूकोज है उसको भी ये नॉर्मलाइज करता है। सो इट मींस कि ये जो इंसुलिन है इट कंट्रोल्स बोथ हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब कि शुगर जब नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाती है, एंड हाइपोग्लाइसीमिया जब शुगर कम हो जाती है। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि किस तरह से पैनक्रियास से बनी इंसुलिन ग्लूकोज लेवल्स को हेल्दी और डायबिटिक मरीजों में मेंटेन और बैलेंस करती है। नाउ विल डिस्कस कि विच पीपल आर प्रोन टू डायबिटीज मेलाइटस, मतलब किन किन लोगों में ये हो सकती है। तो सबसे पहला है वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि कई तरह की वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे अभी जर्मन मीजल्स, अभी कोविड का वो चल रहा है, सो वो भी एक वो भी एक वायरस है। और इसी तरह से कॉक्सकाई और मम्प्स जैसी जो इन्फेक्शंस होती हैं, इन इन्फेक्शंस में क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कई बार बॉडी के लिए काम करने के बजाय बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। तो उस केसेस में क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाता, एंड दिस हैज बीन सीन एज वन ऑफ द रीजंस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। दूसरा है एथनिसिटी। कुछ ह्यूमन रेसेस ऐसी होती हैं जिसमें टाइप 1 जो डायबिटीज है उसके केसेस ज्यादा होते हैं। अगला है फैमिली हिस्ट्री, मतलब जिन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है, मान लीजिए कि आपके अगर पेरेंट्स को है तो आप में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज कोल्ड वेदर। जो लोग बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, ये देखा गया है कि उनमें जो डायबिटीज की ये टाइप है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है विच इज चाइल्डहुड डाइट। देखा गया है कि जिन बच्चों को मदर्स मिल्क नहीं दिया जाता या जन्म के बाद माँ का दूध ना देकर उसकी बजाय गाय का दूध दिया जाता है, तो उन बच्चों में ये जो टाइप 1 डायबिटीज है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज। ये जो रिस्क फैक्टर्स डायबिटीज से और हमें क्या रिस्क हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज है तो उनको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेकंड वन इज ओबेसिटी, मोटापा। तीसरा है फिजिकली इनएक्टिव रहना या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे हमने पहले डिस्कस करा कि ऐसे सो दैट दोज पीपल हैव अ रिस्क ऑफ गेटिंग दिस डायबिटीज। और जिन लोगों का जो एज है दैट इज अबव 45, उन्हें भी इनके डायबिटीज के होने के चांसेस ज्यादा रहा हूं। जैसे हमने पहले बात करी कि कुछ ह्यूमन रेसेस ऐसी हैं जिसमें डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसी के साथ साथ अगला है हाई ब्लड प्रेशर। जिन लोगों को जो हाइपरटेंसिव हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन लोगों के को रिस्क रहता है डायबिटीज होने का। नाउ द अदर वन इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज टाइप 1। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। And by managing the disease, we can really delay the complications which are arising from it. ये जो डायबिटीज है ये एक ना प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये बॉडी में एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। इस डिजीज से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, चाहे वो किसी भी तरह के डायबिटीज हो, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो, चाहे वो प्री डायबिटीज की स्टेज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो। अभी हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की जो बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। पहला है हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर। जैसे आपको पहले बताया कि ये जो टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग हैं इनको इंसुलिन बाहर से ही लेना पड़ता है, मतलब दे हैव टू इंजेक्ट इंसुलिन फ्रॉम आउटसाइड। और अगर ये जो इंसुलिन है वो रिक्वायर्ड डोज से ज्यादा हो जाए, इंसुलिन बॉडी में चली जाए थ्रू इंजेक्शंस या जिस तरह से वो आर्टिफिशियल तरीके से ले रहे हैं, तो शुगर लो होने का खतरा होता है। एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो, मतलब एकदम से अगर शुगर बॉडी में कम हो जाती है, देन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ डेथ टू। अगला है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। अनकंट्रोल्ड जब ब्लड शुगर होती है तो छोटी और बड़ी जो धमनियां होती हैं, मतलब जो आर्टरीज होती हैं, जैसे आंख की, गुर्दे की या नर्व्स होती हैं, और नसों की बीमारियां भी हो सकती हैं ये अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर से। और इसी के साथ साथ कुछ मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें आर्टरीज में
ब्लॉकेज आ जाता है एंड विच कैन रियली लीड टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक एट टाइम्स। अब ये जो प्री डायबिटिक स्टेज होती है, इसमें लोगों को टाइप 2 होने का रिस्क रहता है। हालांकि जो फुल डायबिटीज के साइन और सिम्टम्स हैं वो नहीं होते हैं, पर दोनों में जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो लगभग एक जैसे ही रहते हैं। जैसे ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री होना, एचडीएल को बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। जब गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो भी वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। जैसे हमने पहले बात करी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ये इसका रिस्क ज्यादा रहता है डायबिटीज होने का। गेस्टेशनल डायबिटीज होना, जैसे हमने पहले बात करी, जिन फीमेल्स में पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो आजकल बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है। आई थिंक 2 आउट ऑफ एवरी 10 फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम दिस पीसीओएस। तो उन फीमेल्स में भी डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 45 ईयर से उम्र अगर ज्यादा है तो उनको हो सकता है। एंड द अदर वन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसके बारे में हम बार बार ऑलमोस्ट पहले बात कर चुके हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब जिस लाइफस्टाइल में आप सैर नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं होता है। नाउ एक रिसर्च में देखा गया है कि अच्छे खान पान से हम ये जो डायबिटीज है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल करा तो इवन हम डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज कर सकते हैं। सो हियर आई टॉक अबाउट फ्यू dietary tips. Now we'll talk about a few dietary tips which includes eating at regular set timings. मतलब जो आपका एक सेट पैटर्न है खाने का, उस टाइम पे ही अगर खाना खाया जाए तो आपकी जो डायबिटीज है वो काफी हद तक कंट्रोल रहती है। स्टार्टिंग द डे विद अ गुड ब्रेकफास्ट। अगर हम अपना ब्रेकफास्ट, कहते हैं कि ब्रेकफास्ट हमें राजाओं की तरह करना चाहिए, राइट? सो अगर हम अपना ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिनर, और मान लीजिए आप 9 बजे डिनर करते हैं या 10 बजे तक करते हैं, तो 10 से मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक, सो देयर इज अ लॉन्ग गैप बिटवीन योर मील्स। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए, स्पेशली डायबिटिक लोगों को अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ईटिंग रेगुलर स्मॉल मील्स अप टू 6 पर डे। मतलब डायबिटिक लोगों को हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर बिग 3 मील्स लेनी है। नो, यू हैव टू टेक 2 to 3 मील्स, स्मॉल मील्स एवरी डे। ऑल्सो कीपिंग कैलोरी इनटेक सेम एवरी डे। ऐसा नहीं करें कि एक दिन में बहुत खा लिया और फिर सोचा कि कल तो बहुत खा लिया था तो अभी कैलोरीज कम करना है तो उसे आज डाइटिंग कर लेते हैं। नो, इससे ब्लड शुगर का जो इम्बैलेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सो यू नीड नॉट टू स्किप योर मील्स, राइट? अगला है डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस और इसकी प्रिवेंशन। जैसे हमने डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की पहले बात करी, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जो एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है नर्व्स का वीक हो जाना। पेरिफेरल नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डायबिटिक फुट, जैसे हमने पहले बात करी कि जो सोर्स हैं वो ठीक नहीं होते, या ऐसी चोट जो जल्दी ठीक ना हो, उसको डायबिटिक फुट बोला। कई बार ऐसा होता है कि जख्म इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार महीनों लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि हमें उस पार्ट का एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो जब शुगर अनकंट्रोल्ड हो तो वो एम्पुटेशन जो है उसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। तो ये सब होता है अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से। और अगला है आंखों में मोतिये का होना। मतलब ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है वो ज्यादा प्रोन होते हैं कि उनको मोतिया जल्दी एज में आ जाता है, कैटरेक्ट। अब हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले स्ट्रेस को कम करना, खाने में जो आपका नमक है उसका प्रयोग कम करें, हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली कराएं, अपना एक्टिविटी लेवल जो है उसको इंक्रीज करें, और डाइट में जो डायबिटीज लोगों को फाइबर ऐड करने की सलाह दी जाती है, विच इज वेरी गुड। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें।
Now we are heading towards the most important part of this session, that is the management of this disease through a naturally formulated nutraceutical, which we all know, which is Ayurveda inspired and backed by 32 long years of research. That is GlycaCare. Now I'm feeling so proud to tell you that this GlycaCare has been called as the revolution to avoid diabetes complications. Now this GlycaCare is a beautifully formulated product, and it has been known from the testimonials. बहुत सारे testimonials हुए जिससे पता लगा कि ये जो GlycaCare है, इसका अगर proper use करा जाए with proper diet and exercise, तो इससे blood sugar 30% तक, और बेसिकली ये जो पोस्ट प्रेंडियल हमारा ब्लड शुगर रहता है जिसके बारे में हम बात करी थी, दैट इज ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड बाय 30%, and must tell you that it works on fasting blood glucose levels too. So if combined with a healthy diet which includes more of protein, less of carbohydrates and increase in physical activity, so it gives excellent results. Now इस यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूंगी इसका जो डोसेज है. Dosage of GlycaCare is 1 tablet daily, 30 to 45 minutes before meals. Now specifically I am mentioning here कि ये tablet जो है वो खाने से 30 से 45 मिनट पहले खानी चाहिए. क्यों? उसका एक विशेष कारण है. इसका ये कारण है कि जैसे ही ये जो tablet है वो खाने से 30 मिनट पहले ली जाएगी, तो टैबलेट के थ्रू पैनक्रियास को मैसेज है. तो टैबलेट्स की जो कॉम्पोजिशन है, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट सेशन में बात, अभी सेशन के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि टैबलेट की जो कॉम्पोजिशन है उसके थ्रू पैनक्रियास को मैसेज आएगा टू रिलीज इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स. तो इस तरह से क्या होगा, इंसुलिन बॉडी में रिलीज हो जाएगी, और जो खाना हम खाने वाले हैं, अभी खाया नहीं है, 30 से 45 मिनट में जो हम खाने वाले हैं, उस खाने में जो ग्लूकोज होगा उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हमारे बॉडी में ऑलरेडी तैयार रहेगी, राइट. तो बॉडी सेल्स को वो ट्रांसपोर्ट कर देगी. तो ग्लूकोज, तो हमने क्या करा, तो ग्लूकोज जैसा जो, इसको आप दुश्मन ले लीजिए, डायबिटीज लोगों के लिए तो ग्लूकोज एक दुश्मन की तरह है. तो ग्लूकोज जैसे दुश्मन के लिए हमने पहले से ही इंसुलिन नाम के सैनिक को एक्शन मोड में आने का मैसेज दे दिया, राइट. तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे इस ग्लाइकाकेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में. सबसे पहला है मोमोडिसिन. ये मिलता है हमें मोमोर्डिका चिरेंशिया या करेले के ड्राइड फ्रूट से. आप गूगल करेंगे या रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी स्टडीज हैं जिससे पता चलता है कि करेले में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं. ये जो मोमोडिसिन है ये इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है और साथ ही साथ बीटा सेल्स को जनरेट करके लिवर में भेजता है. अब ये जो मोमोडिसिन जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस को भी बढ़ाता है. पर हमें कैसे पता, आप सबका क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो इंक्रीज हुई है. ये हमें पता चलता है एक डायबिटीज के टेस्ट से, जिसे HbA1c टेस्ट कहा जाता है. कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर्स डायबिटिक पेशेंट्स को एक टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, जिससे हम जनरली 3 महीने की एवरेज शुगर का टेस्ट कहते हैं. शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन के साथ जो ब्लड ग्लूकोज अटैच होता है उसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं. अब यहाँ पे डिटेल में बताती हूँ आपको थोड़ा सा कि ये जो आरबीसी है, हमारा जो रेड ब्लड सेल है, इसका जो लाइफ साइकिल रहता है वो लगभग 100 से 120 दिनों का होता है. मतलब 3 से 4 महीनों में जो आरबीसी हैं वो दे डाई एंड देन दे रीजनरेट. तो उस 3 से 4 महीने में ग्लूकोज का जो बॉडी में कितना कंट्रोल रहा, ये हमें HbA1c टेस्ट से पता चलता है. सो दिस मीन्स दैट दिस मोमोडिसिन जो करेले में है और जो ग्लाइकाकेयर में है, दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग basically this HbA1c levels, right? So now coming to the second extract which is silbinol. Silbinol इसे हम विजय सार भी कहते हैं. This is obtained from Pterocarpus marsupium. This herb is traditionally used in the management of diabetes and cholesterol,
एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि ये जो हमारा सिल्बिनॉल है, दिस इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ सबिंसा ग्रुप कॉर्पोरेशन। अब ये जो सिल्बिनॉल है, दिस इज अ मार्वलेस एक्सट्रैक्ट। कैसे? वो इस तरह से है कि ये जो जब सबिंसा सामी के रिसर्च वर्कर्स ने इन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा कि सिल्बिनॉल दो मैकेनिज्म्स से काम करता है। देयर आर टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ सिल्बिनॉल। पहला, इसमें एक एपिकैटेचिन नाम का जो है इंसुलिन होता है, एक कंपोनेंट होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो इंसुलिन की तरह काम करता है। सेल्स में ग्लूकोज को लेके आता है और एक्सेस ग्लूकोज को लिवर में से बाहर लेके जाता है। दूसरा जो इसका एक्शन जो मैकेनिज्म है वो है मार्सुपियम और स्टेरोस्टेबलिन के थ्रू। अब ये जो दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मेटफॉर्मिन जो एक एलोपैथिक एंटी डायबिटिक है, बहुत से लोगों ने सुना होगा बिकॉज दिस इज अ बेसिक सॉल्ट एलोपैथिक मेडिसिन में जो दिया जाता है। तो ये जो मार्सुपियम और टेरोस्टेबलिन है, ये मेटफॉर्मिन की तरह काम करता है और जरूरत पड़ने पर लिवर, और जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो शुगर, तो लिवर से स्टोर्ड ग्लूकोज जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं, तो उसको इंक्रीज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और अगर जरूरत पड़ने पर अगर शुगर लो हो जाए तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को भी बनाता है। सो इट जनरेट्स हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ द थर्ड एक्सट्रैक्ट इज सिनेमन एक्सट्रैक्ट। बहुत सारे लोगों को पता है सिनेमन मींस दालचीनी। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनेमोमम ज़ीलैनिकम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं। बहुत सारी स्टडीज में देखा गया कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये इंसुलिन की तरह बॉडी में काम करता है, और ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है, जैसे कि टाइप 2 में हमने देखा कि इंसुलिन का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो ये जो पर्टिकुलर दालचीनी में जो एक्सट्रैक्ट है, ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और हमने देखा है कि ये जो हम दालचीनी है, ये हम बहुत सदियों से मसाले और एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते आ रहे हैं। अगला है सिलेशिया रेटिकुलेटा। नाउ दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सप्तरंगी। इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब डायबिटीज में कई बार हाइपरग्लाइसीमिया शुगर का बढ़ना या हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का कम होना, तो ये दो कंडीशंस होती हैं। तब इन दोनों कंडीशंस को ये जो सिलेशिया रेटिकुलेटा है उसको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है। और ये जो ग्लूकोज का एक्सट्रीम इंक्रीज और एक्सट्रीम डिक्रीज, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया और ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है, ये कई बार डायबिटिक्स लोगों में जानलेवा भी हो सकती है। तो ये क्या करता है, सिलेशिया रेटिकुलेटा ब्लड में इंसुलिन का सस्टेन्ड रिलीज करता है और धीरे धीरे इन दोनों कंडीशन से पेशेंट के ऑर्गन डैमेज को बचाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूजीनिया जैम्बुलिना। Now this is obtained from जामुन fruit. ये एक फार्मास्यूटिकल ड्रग की तरह एक्शन में आता है, एंड दिस इज अ फिनोमिनल इंग्रेडिएंट टू कंट्रोल द शुगर इन योर ब्लड, एंड स्पेशली ये उन लोगों में रिकमेंडेड रहता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की। बहुत सारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं जिसमें जामुन की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाता है। तो जामुन को एक एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया गया है ग्लाइका केयर में भी, ताकि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखे। नाउ द नेक्स्ट वन इज जिम्नीमा सिल्वेस्ट्रा। इसे हम गुड़मार के नाम से जानते हैं। तो ये जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होता है। गुड़मार मतलब शुगर को मारने वाला। तो इसके नाम से ही हमें इसके एक्शन का पता चल रहा है कि ये शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Now last but not the least, that is bioperine. Now this bioperine we get this from Piper nigrum, काली मिर्च से इसको लिया जाता है। और आई थिंक बहुत से लोगों को जो मेरे को सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को पता है कि बायोपेरिन क्यों यूज करा जाता है। जो एक्सट्रैक्ट्स ग्लाइका केयर में हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाने के लिए हम इसको, इस बायोपेरिन को इसमें इंक्लूड इसीलिए करा है ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये एक उसकी एब्जॉर्प्शन को बहुत बढ़ा देता है, जो इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी ग्लाइका केयर में हैं। सो ये था हमारा
powerful anti-diabetic nutraceutical Glycacare. Now coming to one very important, very powerful nutraceutical which works in conjugation with the Glycacare to control and manage diabetes. This is black seed. इसे हम कलौंजी, आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा, कलौंजी जो है वो भी डायबिटिक लोगों में बहुत अच्छे से काम करती है. अगर इसको ग्लाइकाकेयर के साथ लिया जाए तो इट वर्क miraculously to balance the glucose levels. प्रॉफिट मोहम्मद जी ने इसको इसके ये जो ब्लैक सीड है इसके बारे में डिवाइन विजडम में कुछ कहा है, वो आई वुड लाइक टू शेयर कि यूज ब्लैक सीड फॉर इंडीड, यूज ब्लैक सीड फॉर इंडीड, इट इज अ क्योर फॉर ऑल एक्सेप्ट डेथ. ये जो पर्टिकुलर कलौंजी के बीज हैं, जिसको हम कई बार इसको ब्लेसेड ब्लैक सीड भी बोलते हैं क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं. ये एक 3000 सालों से इसको यूज करा जा रहा है लोगों को निरोग करने के लिए. मतलब ये एक एंशिएंट रेमेडी है जिसमें साइंटिफिक स्टडीज के बाद पता चला कि ब्लैक सीड बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देता है और साथ ही साथ ये हमारी हेल्थ को सपोर्ट भी करता है. तो क्लिनिकल स्टडीज में ये देखा गया कि कलौंजी के जो सीड्स हैं उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो टाइप 2 डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर एक थाइमोकिनोन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है जो इंसुलिन सिक्रीशन करता है और साथ ही साथ फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बैलेंस करता है. यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो इसके अंदर थाइमोकिनोन है, इट मेंटेन्स हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड इट हैज गॉट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज आल्सो. सो अलोंग विद द ग्लाइकाकेयर वी कैन ऐड ब्लैक सीड जिसका डोसेज रहता है 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स. यू कैन टेक दिस. Now I'll give you a brief introduction of one more nutraceutical which when added to the regime with the Glycacare and black seed works miraculously in maintaining the optimal health. And this nutraceutical is called Levitis. Now, as the name suggests, it is a nutraceutical which works on the largest internal organ of the body, that is called liver. अब ये जो लिवर है, लिवर हमारी बॉडी का लिवर का हमारी बॉडी में क्या रोल है और डायबिटीज मैनेजमेंट में ये किस तरह से हेल्प करता है, ये हमने अपने सेशन के फर्स्ट पार्ट में सुना. तो इसी के साथ साथ लिवर को हमारी बॉडी की केमिकल आपको ये जानकारी देनी जरूरी है कि ये जो हमारा लिवर है इसे हम केमिकल प्रोसेसिंग फैक्ट्री बोलते हैं. हमारी बॉडी की जो केमिकल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो लिवर है. And you will be surprised to know कि ये जो लिवर है it performs more than 500 vital functions in our body. यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इस न्यूट्रास्यूटिकल लिवाइटिस को डायबिटिक रिजीम में इंक्लूड करना क्यों जरूरी है. अब ये जो बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज लिवर में स्टोर होता है और ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है. तो अगर ब्लड ग्लूकोज अनकंट्रोल्ड हो तो वो जो है वो लिवर के ऊपर एक लोड डाल सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन की एक कैपेसिटी है, राइट. क्योंकि लिवर की भी एक कैपेसिटी है कि ग्लाइकोजन को स्टोर करना कितना कर सकता है, और अगर उस कैपेसिटी से बियॉन्ड, अगर उस कैपेसिटी से परे उसमें ग्लाइकोजन का एक्सेस रहेगा तो लिवर के ऊपर भी उसके एडवर्स इफेक्ट्स होंगे. तो डायबिटीज और उसके साथ साथ जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या ऐसे पेशेंट्स जिनमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसमें लिवर का एक डिजीज पैदा होने की टेंडेंसी रहती है जिसे हम NAFLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. अब ये जो NAFLD है जिसको हम जनरली तो फैटी लिवर बोलते हैं, लेकिन इसमें फैटी लिवर के साथ साथ एक और कंडीशन रहता है जिसे हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीरियोरेटाइटिस. मतलब ये जो लेवाइटिस है ये NAFLD को कंट्रोल करता है. तो लेवाइटिस में एक यूनिक फॉर्मुलेशन डाला गया है जिसमें नेचुरल साइंटिफिक वैलिडेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये फैटी लिवर और उसके साथ साथ नॉन अल्कोहलिक स्टीरियोरेटाइटिस, कहने का मतलब कि लिवर के ऊपर अगर डायबिटीज के कारण कोई एक्सेस ग्लूकोजन का लोड जा रहा है तो उसको ये मैनेजमेंट में हेल्प करता है. So Levitis supports
improved liver health to carry out the different functions which are to maintain the favorable environment in the body, right? So this nutraceutical has the following composition. First is curcumin C3 complex, जो इसमें रहता है almost 250 milligram. The second one is the livinol, and the third one is bioperine, which is almost 5 milligram. लिविनॉल इसमें होता है, इस लेवाइटिस में है 50 मिलीग्राम के आसपास. तो सबसे पहले बात करेंगे करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स की. करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स में 3 तरह के करक्यूमिनॉइड्स पाए जाते हैं. सबसे पहला है करक्यूमिन, दूसरा है डीमेथॉक्सी करक्यूमिन, और तीसरा इसमें रहता है बिस डीमेथॉक्सी करक्यूमिन. और लेवाइटिस में करक्यूमिन एक पावरफुल और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, बहुत से लोगों को पता भी होगा. और इसी के साथ साथ ये जो C3 कॉम्प्लेक्स है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के साथ साथ जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी कम करता है. यहाँ से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और साथ ही साथ HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए एक गुड प्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को उसको इंक्रीज भी करता है. और साथ ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमारे बॉडी में कुछ इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रहते हैं, जैसे TNF अल्फा और NF-kB, इसको भी ये जो लेवाइटिस में C3 कॉम्प्लेक्स है, ये इसको कम करता है. Now coming to the second point, which is component in levitis, which is livinol. और इसके अंदर एक एक्सट्रैक्ट रहता है गार्सिनॉल, which is almost 20%. Now this livinol prevents hepatocyte ballooning, लिवर को बढ़ने से रोकता है, फैटी लिवर को कम करता है. एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द लिवर. लिवर में एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को ये जो पर्टिकुलर गार्सिनॉल है, ये इंक्रीज करता है. और लिवर में कई बार कोलेजन का डेपोजिशन हो जाता है. और इसको आप साधारण लैंग्वेज में आप देखिए कि अगर फैट जमा हो जाता है लिवर में, तो उसमें भी ये लिवर में से इन्फ्लेमेशन को कम करता है. Now the next one is bioperine. We all know it is obtained from the Piper nigrum with 95% piperine, which increases the bioavailability and absorption of the extracts which are present in levitis. Now the dosage of this levitis is 1 tablet twice a day. Now we come to the end of this session, and before that I'll sum up here कि ये जो diabetes है, ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है. मतलब ये समय के साथ साथ बढ़ती रहती है. और अगर कोई शुगर पेशेंट आज किसी फार्मास्यूटिकल ड्रग पे, ये एक डोसेज पे रहता है, तो मान लीजिए 3 या 6 महीने में अगर शुगर कंट्रोल ना हो, तो दवाई का वो जो डोज है वो बढ़ा दिया जाता है, एंड सो ऑन. तो बेसिकली क्या है कि हम ये डायबिटीज को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, पर हम इस सेशन में बताए गए नेचुरल तरीके से डायबिटीज को ग्लाइका केयर और इसी के साथ साथ ब्लैक सीड और लेवाइटस से उसको मैनेज और बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज all these nutraceuticals are Ayurveda inspired and backed by real science. So stay healthy, stay fit. Thank you very much. Thank you so much, ma'am.